नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस श्रृंखला की ये है हमारी 25 क्लास है। कौन सी है दोस्तों? 25 क्लास है, जो कि आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाली टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे क्या है। आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न दोबारा पढ़ देते हैं। प्रश्न क्या है? एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? देखते हैं दोस्तों क्या है। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक नंबर तो सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा भी सही हो जाएगा हमारा। तीसरा देखते हैं क्या है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी सही लग रहा है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, बिल्कुल सही है दोस्तों, डी। और चौथा देख लेते हैं क्या है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लेने। दोस्तों यही गलत है। क्या है? चौथा गलत है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का 1, 2 और 3। 1, 2, 3 देख लेते हैं किसमें। 1, 2 और 3 पहले ही प्रश्न में है दोस्तों। 1, 2 और 3, तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। कैसा है दोस्तों? एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? क्या करने चाहिए रमणीक के लिए दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। नहीं दोस्तों, जिस बच्चे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए आप और चित्र, पोस्टर ये अगर और दिखाएंगे तो उसके लिए क्या फ़ायदा दोस्तों? उसके ये किसी भी उपयोग की चीज़ नहीं है दोस्तों। बी देखते हैं क्या है। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। नहीं दोस्तों, अगेन फिर पुनः गलत हो गया दोस्तों। सी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। त्रिबिंबीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिकी संसाधनों का प्रावधान करके। बिल्कुल दोस्तों, जो टच एंड फील कर सके बच्चा, ऐसे हमारे लिए TLM या शिक्षण की व्यवस्था हमारे लिए प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो दोस्तों दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा सी। तब भी देख लेते हैं दोस्तों डी क्या है। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया। और जैसे दिखाई नहीं दे रहा है उसे और आप छोटे अक्षरों वाला कोई भी वर्क देंगे तो ये तो और ही ज़्यादा समस्या है दोस्तों। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, त्रिबिंबीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों, क्या है दोस्तों, अलग अलग तरकीबों से बारे अलग अलग तरकीबों के होगा दोस्तों, यहाँ पर तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? प्रश्न दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? देखते हैं दोस्तों। क्या है? मानसिक क्षति। मानसिक क्षति तो दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि वो तो भिन्न भिन्न तरीके से सोच रही है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अभिसारी सोच, नहीं दोस्तों, अभिसारी सोच नहीं, अपसारी सोच। क्या दोस्तों? दिशाओं में सोचना, वो दिशाओं में सोच रही है, भिन्न भिन्न तरकीबें सुझा रही है दोस्तों। तो इसीलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी सोच। अभिसारी सोच सिकुड़ती हुई है दोस्तों, और अपसारी सोच फैलती हुई है। एक बिंदु से अपसारी सोच जो है दोस्तों, वो एक बिंदु से तरह की सोच प्रकट करती है दोस्तों, कई तरफ जाना, इस तरह से अपसारी सोच। और अपसारी सोच दोस्तों ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं दोस्तों। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? दोस्तों यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? प्रश्न देख लेते हैं। क्या है दोबारा। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? किसके प्राथमिक लक्षण है दोस्तों? देखते हैं। पठन वैकल्य, स्वलीनता, क्रम विकार, नहीं दोस्तों, ये स्वलीन ऑटिज्म ये तो है नहीं दोस्तों। सी देखते हैं। शैक्षिक असहायता, ये भी नहीं है दोस्तों। लेखन वैफल्य, नहीं दोस्तों, ये तो ग्राफ से संबंधित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो लिखने संबंधित तो डिस्ग्राफिया हो जाएगी। तो उसके लिए है क्या है? राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। एक क्या लिखता है दोस्तों? 61 के स्थान पर क्या लिख देता है वो? 16 लिख देता है। क्या लिख देता है? 16 चेंज कर देता है। 1 की जगह 6 लिख देता है, 6 की जगह 1 लिख देता है। तो ये अक्सर भ्रमित होता है। ये किसके प्राथमिक लक्षण है? जैसे कि दोस्तों 100 को क्या लिख सकता है? वॉज लिख सकता है दोस्तों। क्या लिख सकता है? वॉज लिख सकता है। तो दोस्तों ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं? तो ये पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया के प्राथमिक लक्षण है दोस्तों। क्या है? डिसलेक्सिया। राजू के लिए क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है? प्रश्न नंबर 4 का तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्या है? प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमारे लिए किसी से नहीं करनी है दोस्तों, किसी से नहीं करनी है दोस्तों। तो हमारा दूसरा तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है दोस्तों। अच्छा तीसरा देखते हैं। क्या है? सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही है दोस्तों। मानकीकृत निर्देश, नहीं दोस्तों। पुनः
गलत ऑप्शन, मानकीकृत नहीं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। देख लेते हैं दोस्तों किसमें है 1 और 3। प्रश्न नंबर 5 का 1 और 4, 2 और 4, 1 और 3, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? क्या है दोस्तों? एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में नहीं दोस्तों, बच्चे सक्रिय होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये तो गलत हो जाएगा। कैसे होते हैं दोस्तों बच्चे? सक्रिय होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं क्या है, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। सी देख लेते हैं क्या है दोस्तों, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल गलत दोस्तों। बच्चे कभी दुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे कभी दुष्ट, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बच्चे दुष्ट हैं इनके लिए सभ्य बनाना है, तो बिल्कुल दुष्ट नहीं होते, ये तो बहुत ही गलत है दोस्तों ऑप्शन। डी देख लेते हैं क्या है दोस्तों, डी है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, बिल्कुल सही, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखते हैं कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये तो हम नहीं कर सकते दोस्तों, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है दोस्तों 7 का, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही लग रहा है। तब भी सी और डी और देख लेते हैं, शायद इससे और अच्छा ऑप्शन हो हमारे पास। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। क्यों दोस्तों? सक्षम होते हैं ये, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? कैसे बढ़ावा दे सकती है दोस्तों? वेधन तथा अभ्यास द्वारा नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। वेधन और बार बार रट्टा लगवाना, एक ही शब्द बार बार याद करना, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। बी देखते हैं क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अगेन फिर गलत हो गया दोस्तों। प्रतिस्पर्धा तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं, सहयोगात्मक भावना की सोच विकसित करनी है हमारे लिए दोस्तों, तो बी तो गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही लग रहा है। तब डी और देख लेते हैं क्या है, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार
देखा नहीं दोस्तों, ये तो बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। और पूछ रहा है प्रश्न हमसे, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9। क्या है? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। क्या करती है दोस्तों? अनुपमा विज्ञान पढ़ा रही है, लेकिन किसके साथ संबंध बनाती है अनुपमा? गणित के साथ, गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र डैश से क्या है दोस्तों? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है, तब भी बी सी डी और देख लेते हैं क्या है। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। अधिगम के रुकावट उत्पन्न, अधिगम में यह में होगा दोस्तों। क्या होगा? में अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। छात्रों में भ्रांतियों का बढ़ावा देगा। नहीं दोस्तों, भ्रांतियां तो कभी उत्पन्न नहीं करनी है हमारे लिए बच्चे में, तो इसीलिए डी भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? क्या है दोस्तों? ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? जानकारियाँ क्या है देख लेते हैं दोस्तों। पहली जानकारी है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। दूसरा है धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया। तीसरा 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अल्प अवधि स्मृति। नहीं दोस्तों, शॉर्ट थोड़ा होगा दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ा है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ए गलत हो गया। बी देख लेते हैं दोस्तों, दीर्घ अवधि स्मृति। हाँ सही लग रहा है दोस्तों, तब भी सी डी और देख लेते हैं। संवेदिक और कार्यकारी, ये भी गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। क्या है? बी ही सही है दोस्तों। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली जो हमारी मेमोरी में जो ऐड होती हैं, वो दोस्तों किस में ऐड होंगी? दीर्घ अवधि स्मृति। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ अवधि स्मृति। आइए अगला प्रश्न, इसी के साथ प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? किस पर ध्यान देना है दोस्तों? सही नहीं है पे ध्यान देना है हमारे लिए। तो देख लेते हैं क्या सही नहीं है दोस्तों 11 का। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब बी देख लेते हैं क्या। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ को अवगत कराता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि ये अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब बी और सी दो ऑप्शन। डी और देखते हैं दोस्तों क्या ये है, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। और हमसे पूछा क्या है? गलत पूछा है दोस्तों। तो डी गलत हो गया दोस्तों, डी गलत, सी गलत और बी भी गलत दोस्तों।
एक ही ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन गलत है, वही सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ये कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, ये गलत बात है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। किसी एक प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। संतोषजनक हैं दोस्तों, क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा सही लग रही है दोस्तों। गुण विषयक अभिप्रेरणा ये तो गलत हो जाएगी दोस्तों। बाह्य अभिप्रेरणा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आनंददायक व संतोषजनक की बात हो रही है दोस्तों। इन दो शब्दों पर ध्यान देना है दोस्तों, इन दो शब्दों पर ध्यान देना है, आनंददायक और संतोषजनक। तो दोस्तों बाह्य प्रेरणा ये तो गलत हो जाएगी। स्थिति विषयक अप्रेरणा ये भी गलत हो जाएगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक अभिप्रेरणा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं डैश हैं। क्या है दोस्तों? उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं डैश हैं। ये दो बार टाइप हो गया दोस्तों। अपेक्षाएं क्या है? डैश हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है दोस्तों? उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी बी सी डी देख लेते हैं क्या है। अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। क्यों दोस्तों? संबंध है, क्योंकि अगर अध्यापक किसी बच्चे से कोई अपेक्षा करता है तो वो बच्चा कार्य करने की कोशिश करता है, और अगर अध्यापक ये कह देगा कि नहीं तुम तो बेकार हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तो बच्चा अगर करने को भी होगा तो उसकी इच्छाएं और मर जाएंगी, तो वो जानबूझकर और नहीं करेगा दोस्तों। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सी देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। नहीं दोस्तों, प्रभाव डालती हैं। विद्यार्थियों की अधिगम की स्वयं की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव, स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दोस्तों, प्रभाव डालती हैं। डी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक की या शिक्षिका की जो विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं हैं वह उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। क्या है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है, देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। सही लग रहा है दोस्तों। तब भी BCD और देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से नहीं दोस्तों, हतोत्साहित नहीं हमारे लिए करना है। हतोत्साहित गलत है, हमें क्या करना है? प्रोत्साहित। क्या करना है दोस्तों? प्रोत्साहित करना है दोस्तों। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। अच्छा, सी देख लेते हैं क्या है। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच में भय की अवस्था में रखकर। नहीं दोस्तों, भय तो बिल्कुल ही गलत है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो शारीरिक दंड है बच्चे के लिए वो बैन कर दिया गया है दोस्तों। तो डी देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा को
प्रोत्साहित नहीं करना है, हमारी प्रतिस्पर्धा को तो खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है दोस्तों, इसीलिए डी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। प्रतिपुष्टि देकर, जैसे अगर कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, करके लाया तो हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चे, इस तरह की अगर प्रतिपुष्टि देंगे, प्रतिपुष्टि देकर, तो क्या होगा दोस्तों? हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ बाल केंद्रित कक्षा का सृजन होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, NEP से है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? देख लेते हैं दोस्तों क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करके, बिल्कुल सही दोस्तों। हमारे लिए विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है, जो कठोर पाठ्यचर्या पहले चली करती थी, उसके लिए कैसा करना है? हमें लचीलापन लाना है उसमें दोस्तों, हमारे लिए लचीलापन लाना है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देकर। नहीं दोस्तों, रट्टाफिकेशन तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए हमारा ये तीसरा तो गलत हो गया। चौथा और देख लेते हैं क्या है दोस्तों। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, बिल्कुल सही दोस्तों, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो चौथा भी सही हो गया। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं दोस्तों। 1, 2, 4 ये तो गलत हो गया दोस्तों। 1, 2 और 3 नहीं दोस्तों, 3 तो हमारा गलत है, क्योंकि हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। किसी बच्चे को रटने के लिए ना तो बाध्य करना है और ना ही स्वयं से किसी बच्चे को कुछ रटवाना है। सी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्या है प्रश्न नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 आ गया दोस्तों, 2 आ गया, 2 भी आ गया और 4 भी आ गया दोस्तों। तो सही जवाब हो गया दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। आज 15 प्रश्न थे। इन 15 प्रश्नों में आपके कितने सही आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इन 15 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया होने वाली टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। और अगर इतना आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। और इसी के साथ अंत में हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। खुशी हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।